हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई? 11th क्लास तो पढ़ाई वढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी आपकी, आई होप। तो मैं सुभाष यादव समर्पण परिवार की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। ठीक है, तो अपन जो पढ़ रहे थे उन्हीं पर आगे बात करने वाले हैं। अपन को ध्यान है, अपन यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे। प्रीवियस क्लास में अपन क्या बात कर रहे थे बच्चों? एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे। और अपन ने यह सीखा था कि कैसे हम मेसोमेरिक फैक्टर के थ्रू एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड कर सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर रिलेटिवली बता सकते हैं, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। अगर यहां आपसे Ka का ऑर्डर पूछता है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ रहा है। अगर यहां pKa का ऑर्डर पूछ रहा है तो आपको पता है P के आदमी क्या होता है? उल्टा। तो Ka का जो भी ऑर्डर आएगा उसका रिवर्स ऑर्डर क्या आ जाएगा बच्चों? pKa। क्लियर? तो चलिए एक दो प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं चीजों को। मान लीजिए मेरे पास कंपाउंड है। मैंने उस दिन आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई थी बच्चों प्रीवियस क्लास में, कंपैरिजन कैसे करते हैं चीजों का, उन्हीं पर अपन बात आगे करने वाले हैं। क्लियर? चलिए मुझे बताएं 1, 2 एंड 3 में pKa का ऑर्डर। ध्यान दें बच्चों, मेरा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द ऑर्डर ऑफ pKa ऑफ द गिवन कंपाउंड्स। तो चले शुरू करें यहां पर, और बहुत ही अच्छे से आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल गड़बड़ी नहीं करनी है भाई, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 2। मान लीजिए मेरे पास कंपाउंड है OH, मैथिल ग्रुप है, OH CHO ग्रुप है, OH हैलाइड ग्रुप है, एंड OH NO2 ग्रुप है। सिंपल। अब आपको यहां पर देखना है बच्चों कि अगर मेरे पास क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें बताइए Ka का ऑर्डर, किसका ऑर्डर पूछ रहा हूं बच्चों? Ka। तो मुझे आप बताएं इसमें Ka का ऑर्डर क्या होगा? थर्ड वन। क्वेश्चन सॉल्व करते रहे, मैंने डिस्कस करने अभी डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में। आप कोशिश करें, गलती होती है होने दें, लेकिन कोशिश बिल्कुल ना छोड़े बच्चों, ठीक है ना? तो चलिए कोशिश करते रहे। आपको मैंने बहुत अच्छी चीजें बताई थी। ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, सब ध्यान आ रहा होगा आपको। ऑर्थो इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं ऑर्थो इफेक्ट से, तो ध्यान रखें इस चीज का। CH3 COH मैथिल मैथिल NO2, और यहां पर COH और यहां NO2। क्लियर है? चलिए कंपेयर द ऑर्डर ऑफ Ka। किसका ऑर्डर पूछा है मैंने? Ka का ऑर्डर पूछा है। ये 3 क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं और फिर इसी चीज में आगे अपन डिस्कस करते हैं। आगे अपने को क्या पढ़ना है उस पर डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मेन आपको ध्यान देना है। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आप यहां पर ऑर्थो इफेक्ट को बहुत अच्छे से ध्यान दें बच्चों। ऑर्थो इफेक्ट गलत होगा तो फिर मतलब चीजें गलत होंगी, तो ऑर्थो इफेक्ट का ध्यान रखें। सबसे पहला क्वेश्चन, ग्रुप्स को देखें, ग्रुप्स में डिफरेंट चीजें क्या लगी हुई हैं उन्हें ऑब्जर्व करें। सबसे पहला पॉइंट होता है, जब आपके पास ऑप्शंस दिए होते हैं तो आपको वहां ऑब्जर्व करना होता है कि कौन बेस्ट है कौन कम बेस्ट है। क्लियर? चलिए ऑब्जर्व करते हैं। तो मुझे बताइए OH ग्रुप है, यहां COH ग्रुप है, OH ग्रुप है। इसका मतलब मुझे पता है यहां COH ग्रुप में H निकलेगा तो वो नेगेटिव क्रिएट करेगा, यहां H निकलेगा और यहां H निकलेगा। क्लियर? हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो सबसे बेस्ट नेगेटिव का डीलोकलाइजेशन कहां है? यहां है। और बच्चों ये जो ग्रुप लगा है ये ऑर्थो इफेक्ट शो करेगा, और ऑर्थो इफेक्ट शो करने के कारण जो सेकंड कंपाउंड है उसका Ka का ऑर्डर क्या आएगा? 2 सबसे ज्यादा आएगा।
क्योंकि हमें पूछा गया है बच्चों pKa, और pKa निकालने के लिए हमें सबसे पहले Ka का ऑर्डर फाइंड करना होगा। अगर मैं Ka का ऑर्डर फाइंड कर लेता हूं तो pKa में मुझे क्या करना है, जस्ट रिवर्स करना है उस ऑर्डर को। तो चलिए ध्यान दें, मुझे बताएं फर्स्ट और थर्ड में क्या आपको मैंने बहुत अच्छे से सिखा रखा है कि ऑर्थो पर नाइट्रो हो तो वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, और अगर पैरा पे हो तो वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, और कंटेंट ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। तो इस पहले क्वेश्चन में अपन ने दो कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा कि यहां पर ऑर्थो इफेक्ट कैसे शो हो रहा है, और फर्स्ट और थर्ड में बच्चों मॉलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अपन देख रहे हैं। तो अपन को बताया कि सबसे अच्छा कौन होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऑर्डर है 2 1 3, क्योंकि यहां क्या होगी, इंटरमोलिकुलर, और यहां क्या होगी बच्चों, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? चलिए, तो pKa का ऑर्डर क्या होगा, अगर Ka है 2 1 3 तो pKa हो जाएगा 3 1 2। क्या क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन? हर एक क्वेश्चन को एक टास्क की तरह समझे बच्चों। अगर आप उसे टास्क की तरह लेंगे ना तो आप सीरियस होकर वहां पर वर्क कर सकते हैं। और कॉपी और पेन बच्चों साथ साथ चलता रहना चाहिए, सिर्फ वीडियो को नहीं देखना है। मैंने आपको हमेशा बताया है, वीडियो सिर्फ नहीं देखना है, पिक्चर नहीं चल रही है, यहां पढ़ाई चल रही है और आपको उसी का ऑब्जर्वेशन करना है। जब आप ऑब्जर्व खुद करेंगे आप कंफर्मेशन जरूर दे पाएंगे कि हाँ मुझे समझ में आ गया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पहली चीज आप ये देखो कि डिफरेंस क्या क्या है, H कहां से निकल रहा है, क्या H सेम जगह से निकल रहा है सब में क्या O माइनस बन रहा है? तो आपका जवाब होगा हाँ, सब में सेम से H प्लस रिमूव हो रहा है। क्या क्लियर बात समझ में आती है बच्चों? यहां पर मैथिल ग्रुप है और मैथिल ग्रुप क्या करेगा, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर है? CHO ग्रुप बच्चों पैरा पे है -M। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कैसे -M, आपको पता होना चाहिए। इतने लेक्चर अपन ने इसके हो गए कि अब आपको आइडिया होना चाहिए। बात आती है यहां पे बच्चों, क्या मैंने आपको एक इफेक्ट बताया था कि जब दोनों ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप बल्की होते हैं और बीच में जो ग्रुप हो वो भी बल्की हो, तो अगर तीनों ग्रुप बल्की हैं तो इनके रिपल्शन फैक्टर को कम करने के लिए ये क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू रोटेट हो जाता है। और सिग्मा बॉन्ड के थ्रू रोटेट होने का मतलब क्या हुआ बच्चों, इस NO2 का रेजोनेंस फैक्टर अब खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि प्लेन चेंज हो चुके हैं। इसका मतलब NO2 यहां पर क्या शो करेगा, सिर्फ और सिर्फ -I। अब आप देखकर बताओ सबसे ज्यादा विड्रॉइंग फैक्टर कहां पर लग रहा है, क्योंकि नेगेटिव को क्या चाहिए, विड्रॉइंग टेंडेंसी वाले ग्रुप चाहिए। तो मुझे बताओ विड्रॉइंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा सेकंड में हो रही है, सही बात है क्या? फिर कहां हो रही है, जल्दी से बताओ। क्या ये -M है, ये भी -I और ये भी -I है। -I NO2 का क्या होगा, ज्यादा होगा, Cl का क्या होगा, कम होगा। तो मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं यहां पर ऑर्डर लिखना चाहूं तो सबसे पहले कौन आएगा, 2, फिर कौन आएगा बच्चों 4, फिर कौन आएगा 3, और 1 में तो डोनेटिंग टेंडेंसी है, और डोनेटिंग टेंडेंसी बच्चों नेगेटिव के लिए फिजिबल नहीं होती है। क्लियर? तो चलिए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं और इस क्वेश्चन को अच्छे से करें। इसमें भी कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, बहुत अच्छे से सॉल्व करें इसे। अगर मैं थर्ड क्वेश्चन में देखता हूं तो क्या मुझे पता है कि दोनों मैथिल ग्रुप रिपल्शन इतना ज्यादा करेंगे कि ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू रोटेट हो जाएगा। अब सिग्मा बॉन्ड के थ्रू रोटेट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां रेजोनेंस फैक्टर क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। क्यों खत्म हो चुका है? क्योंकि अब प्लेन चेंज हो चुके हैं और हमें पता है रेजोनेंस में प्लेनर मॉलिक्यूल में ही रेजोनेंस होता है, नॉन प्लेनर में रेजोनेंस नहीं होता है। तो मुझे बताओ बच्चों, यहां पर ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, O- अपने साथ ही डीलोकलाइजेशन करेगा, और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे बेस्ट होते हैं। क्लियर बात है? यहां पर ऑर्थो इफेक्ट है, थोड़ा सा रेजोनेंस तो मिलेगा ही, सही बात है। थोड़ा सा रेजोनेंस कहां से मिलेगा, यहां से। तो रेजोनेंस तो लेस देन 100% है, लेकिन यहां 0% रेजोनेंस है। किसका? बेंजीन के थ्रू
कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसका मतलब डोनेटिंग टेंडेंसी बिल्कुल लो हो चुकी, बिल्कुल है ही नहीं। तो मुझे बताओ, अगर मैं 1 और 2 में देखूं तो 1 और 2 में सबसे बेस्ट कौन होगा? 1। अब यहां देखिए बच्चों, यहां कोई ऑर्थो इफेक्ट नहीं लग रहा है। इसका मतलब 1 और 2 पहले आएंगे, 3 और 4 बाद में आएंगे। क्या आपको पता है ऑर्थो इफेक्ट की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है? सब कुछ क्लियर अपन ने कर रखा है। तो मुझे बताओ, सबसे पहले आएगा 1, 1 के बाद आएगा 2। अब बात करते हैं 3 और 4 में, वही केन कंडीशन। क्या यहां पर इतना रिपल्शन फैक्टर है कि ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू क्या करेगा? रोटेट कर जाएगा। और सिग्मा बॉन्ड के थ्रू रोटेट करने का मतलब अब रेजोनेंस नहीं होगा, और रेजोनेंस नहीं होगा तो बच्चों सिर्फ और सिर्फ -I शो करेगा, बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट। क्लियर? यहां पर देखें कोई ग्रुप नहीं लगा है, इसका मतलब NO2 यहां क्या शो करेगा? -M। अब मुझे बताओ बच्चों, 1 और 2 तो बेस्ट है, लेकिन 3 और 4 में विड्रॉइंग टेंडेंसी नेगेटिव के लिए बेस्ट किसकी है? तो आप देख सकते हैं ये -M और ये -I है। मेसोमेरिक फैक्टर का कंटेंट ज्यादा अच्छा होता है, इसका मतलब 4 पहले आएगा और 3 बाद में आएगा। नोट कर ले बच्चों इसे। तो अपन ने ये देखा कि कैसे हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे थे। अब मैं इसमें थोड़ा सा अलग टॉपिक लेकर आने वाला हूं, और उस टॉपिक में आपसे यह पूछा जाता है कि अगर मेरे पास एसिड बेस की रिएक्शन हो रही है, ध्यान दे बच्चों, अगर मेरे पास एसिड बेस की रिएक्शन हो रही है तो मुझे बताएं रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी? इन चीजों को हमें देखना होता है। देखिए कैसे करते हैं। तो टॉपिक का नाम है डायरेक्शन ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। लेट सपोज, मान लीजिए बच्चों, लेट सपोज मैंने यहां पर एक फिनॉल ले लिया। फिनॉल क्या है? एक एसिड है। क्यों? क्योंकि इसके पास एसिडिक H प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैंने एक फिनॉल लिया और फिनॉल के साथ बच्चों मैंने किसकी रिएक्शन कराई? वाटर की रिएक्शन कराई। ध्यान दे बच्चों, फिनॉल के साथ वाटर की रिएक्शन कराई तो मेरे पास क्या बना? ध्यान दे, सबसे पहली बात करें तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर किसको देना चाहेगा? H प्लस को। H प्लस को जैसे ही देगा तो बताइए यहां पर फिनॉल का फिनॉक्साइड आयन बनेगा, और फिनॉक्साइड आयन इस एसिड के लिए कॉन्जुगेट बेस का काम करेगा। कॉन्जुगेट बेस कब बनता है? जब एसिड अपना H रिमूव करता है तो जो बेस बनता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। अगर ये एसिड है, सॉरी, अगर ये बेस है तो कि अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो बेस में क्या है बच्चों? लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी है। बेस H प्लस लेने के बाद, बेस H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद क्या बनाता है? कॉन्जुगेट एसिड बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? कॉन्जुगेट एसिड। अब ध्यान दो, अगर मान लो मेरे से पूछे कोई रिएक्शन, ये रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, तो सबसे पहला स्टेप है, आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है? ध्यान दें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे से आने चाहिए। क्लियर? क्योंकि आपको पता है कि अगर मेरे पास यहाँ डायरेक्शन पूछी जा रही है तो ये बैकवर्ड भी हो सकती है और फॉरवर्ड भी हो सकती है। क्लियर बात है? या पूछ सकता है रिएक्शन फीजिबल है या नहीं। फीजिबल होने का मतलब क्या हुआ? या ये जानना चाहता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड है या नहीं, क्योंकि फीजिबल होने का मतलब अगर फीजिबल होगी तो जरूर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगी। इसका मतलब मुझे बताए करने का तरीका क्या होता है बच्चों? करने का तरीका बहुत इजी है। इन दोनों एसिड को आपको लेना होता है, एसिड और कॉन्जुगेट एसिड। अब आपकी बात समझ में आनी चाहिए कि सर यहां पर हम पहचानेंगे कैसे कि कौन एसिड है और कौन कॉन्जुगेट एसिड है? तो बच्चों जिसका H प्लस रिमूव हुआ होगा क्या वो एसिड है, और बेस ने H प्लस लेकर जो कंपाउंड बनाया होगा वो कॉन्जुगेट एसिड है। क्या आपको अब दोनों चीजें समझ में आ रही हैं? दोनों चीजें समझ में आ रही कि कैसे हम पहचानेंगे एसिड और कैसे हम पहचानेंगे कॉन्जुगेट एसिड। अब आपको क्या करना है? इन दोनों एसिड्स को आपको कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है? कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। बहुत इजी स्टेप है बच्चों, बहुत इजी स्टेप है, आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। मुझे बताएं अगर ये एसिड है
और यहां पर कॉन्जुगेट एसिड है। तो एसिड कौन है यहां पर बच्चों? एसिड है यहां पर फिनॉल। क्या है? फिनॉल। और कॉन्जुगेट एसिड क्या है बच्चों? H3O पॉजिटिव। अब मुझे बताओ H प्लस डोनेटिंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसमें होगी? तो आपको मैं एक पॉइंट बताता हूं, वो आप हमेशा ध्यान रखना। H3O प्लस की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो बहुत हाई होती है, इतनी हाई होती है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड को भी पीछे छोड़ देती है। और इसके बाद आता है बच्चों NH3 प्लस, देन आते हैं ये फिनॉल, देन आते हैं उसके बाद बहुत अलग अलग चीजें। लेकिन आपको ये पॉइंट अगर ध्यान है तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा H3O प्लस की एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि यार अब तुम सोचो H प्लस कौन जल्दी डोनेट करना चाहेगा? ये तो पहले ही न्यूट्रल है। क्या ये न्यूट्रल है, स्पीसीज है? नहीं। अब न्यूट्रल स्पीसीज नहीं है बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये H प्लस जल्दी डोनेट करना चाहेगा? क्योंकि ये अपने आप को न्यूट्रल देखना चाहता है। और जल्दी डोनेट करने का मतलब ये हुआ कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? H3O प्लस की। करना क्या है? H प्लस रिमूव करना है, नेगेटिव की स्टेबिलिटी देखनी है। H प्लस रिमूव करने के बाद ये न्यूट्रल बन जाएगा और ये आयनाइज्ड बन जाएगा। सिंपल है। तो मुझे बताओ अब क्या करना है आपको? इस डायरेक्शन को पूरा कर देना है बस। इसका मतलब रिएक्शन कहां जाएगी? रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। तो यहां मैं लिख सकता हूं रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड, बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ गया? फिर से सुनिए स्टेप क्या किए मैंने। सिंपल है, आपको इन दोनों एसिड्स को, एसिड और कॉन्जुगेट एसिड को कंपेयर करना होता है। कंपेयर करने के बाद आप कंपेयर करेंगे क्या? आपको कंपेयर करना है एसिडिक स्ट्रेंथ। आपने देखा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, आप एरो बना लें और इस एरो को पूरा कर लें। एरो पूरा करने के बाद आपको फील होगा कि डायरेक्शन कहां है? बैकवर्ड। क्या बहुत इजी हो गया? चलिए एक एग्जांपल और करते हैं और अच्छे से इसे क्लियर करते हैं। मान लीजिए बच्चों, मान लीजिए मेरे पास फिनॉल है और अब मैंने ले लिया NH2 माइनस। क्या मुझे पता है कि NH2 माइनस एक बेस का काम करेगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर टेंडेंसी है। ये एक एसिड का काम करेगा क्योंकि इसमें H प्लस डोनेटिंग टेंडेंसी है। इसका मतलब ये बेस क्या करेगा? इस H प्लस को अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब्स्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास यहां क्या बनेगा? फिनॉक्साइड आयन, और यहां क्या बनेगा? NH3। आपको ये रिएक्शन करनी है, आपको ये रिएक्शन समझ में आनी चाहिए। ये रिएक्शन पूरा वो लिख कर देगा एग्जाम में, आपको क्लियरली लिख के देगा कि कौन है, किसकी रिएक्शन हो रही है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या कंपेयर करना है? सिर्फ और सिर्फ पिकअप करना है एसिड को और कॉन्जुगेट एसिड को, और उनमें कंपेयर क्या करना है? एसिडिक स्ट्रेंथ। तो बताइए मुझे बच्चों, एसिड का हमेशा क्या बनता है? कॉन्जुगेट बेस, और बेस का क्या बनता है? कॉन्जुगेट एसिड। तो क्या आप कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस, सॉरी, एसिड और कॉन्जुगेट एसिड को पहचान सकते हैं? इजीली पहचान सकते हैं। आप इसी डायरेक्शन में ऐसे लिख लीजिए, एसिड एंड कॉन्जुगेट एसिड। क्लियर है? अब आपको पता है कि एसिड कौन है? फिनॉल, और कॉन्जुगेट एसिड कौन है? NH3। अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे तो कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि अगर यहां से H प्लस जाता है तो ये नेगेटिव बनेगा, यहां से H प्लस जाता है तो ये N नेगेटिव बनेगा। मुझे बताएं O नेगेटिव और N नेगेटिव में एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होती है? तो मैं कह सकता हूं O नेगेटिव की। और इसको करने के बाद आपको क्या करना है? डायरेक्शन को पूरा कर देना है। बताइए डायरेक्शन किधर आ रही है? तो डायरेक्शन आ रही है फॉरवर्ड। तो क्या लिख दोगे? फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या आपको क्लियर हो गई ये चीजें? तो चलिए नोट कर लीजिए और फिर से अपन एग्जांपल करते हैं कई सारे। तो मेरे ख्याल से आपने डायरेक्शन निकालना सीख लिया है कि कैसे हम डायरेक्शन को फाइंड करेंगे, कैसे हम डायरेक्शन को समझेंगे। क्लियर है? अब आपको मैं सिखाता हूं इसी के कुछ एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल और करते हैं और फिर अपन शुरू करेंगे बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ रेजोनेंस फैक्टर के थ्रू कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है? तो चलिए 1-2 एग्जाम्पल और करते हैं और यहां पर चीजों को सीखते हैं बच्चों की क्या है, यहां पर क्या पूछा जा सकता है।
मान लीजिए मेरे पास रिएक्शन है, बेंजोइक एसिड की रिएक्शन में करा रहा हूं NaNH2। NaNH2 का मतलब क्या हुआ? Na प्लस NH2 माइनस। अगर कभी भी S ब्लॉक एलिमेंट से कोई भी एटम जुड़े होते हैं तो हमेशा इनमें आयनाइजेशन कैसे होती है? ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये Na प्लस में होगा और ये NH2 माइनस में होगा। सिंपल, ध्यान रखें ये चीज। तो मुझे बताएं रिएक्शन अगर आपको लिखी हुई हो, मैं आपको रिएक्शन लिखना भी सिखा देता हूं। NH2 माइनस क्या है यहाँ पर? ये एक बेस है। ये क्या है बच्चों? ये एक एसिड है। बेस क्या करेगा? H प्लस लेगा। और मुझे बताएं एसिड H प्लस गिवन करने के बाद क्या बनाता है? कॉन्जुगेट बेस। क्या बनाता है? कॉन्जुगेट बेस। क्या ये मेरे पास कॉन्जुगेट बेस है? और बेस H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद क्या बनाता है? कॉन्जुगेट एसिड। और कॉन्जुगेट एसिड क्या बनाएगा बच्चों? NH3 बनाएगा। क्या इतनी सी बात समझ में आती है? क्लियर है? अब आपको देखना है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन है या बैकवर्ड डायरेक्शन है। कैसे करोगे बच्चों? बताओ मुझे। क्या एसिड को और कॉन्जुगेट एसिड को कंपेयर करोगे? क्या उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करोगे? तो मुझे बताओ, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने का मतलब हुआ कि एक बार मैं क्या कर रहा हूं? COOH ले रहा हूं और एक तरफ मैं क्या ले रहा हूं? NH3 ले रहा हूं। मुझे बताएं यहां H प्लस रिमूव करने के बाद COO माइनस बनेगा, यहां H प्लस रिमूव करने के बाद N माइनस बनेगा। कोई भी बता सकता है कि सर एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? ये। तो अब हम डायरेक्शन को पूरा करने वाले हैं और डायरेक्शन पूरा करते ही मुझे समझ में आएगा डायरेक्शन कहां जा रही है। तो मैं लिख सकता हूं फॉरवर्ड डायरेक्शन, या मैं ये भी लिख सकता हूं फीजिबल है रिएक्शन। यहां पर रिएक्शन बिल्कुल फीजिबल है, ये भी यहां पर पूछा जा सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। यहां पर मान लीजिए इसी जगह पर कार्बोक्सिलिक दिया होता और रिएक्शन हो रही होती वाटर से। क्या ये वाटर बेस है? क्या ये एसिड है? बेस H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद मेरे को यहां एसिड का क्या मिलेगा? कॉन्जुगेट बेस। और बेस का क्या मिलेगा? कॉन्जुगेट एसिड। तो यहां बन जाएगा H3O पॉजिटिव। मुझे बताएं बच्चों, अगर मेरे पास ये है कॉन्जुगेट बेस और ये है कॉन्जुगेट एसिड, तो यहां पर क्या अब मुझे कंपेयर करना है किसको? एसिड को और कॉन्जुगेट एसिड को। कंपेयर करें जरा एसिड और कॉन्जुगेट एसिड को, और इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ आप सब कंपेयर करने के बाद बता सकते हैं किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। क्या अभी मैंने आपको ऑर्डर लिखाया है? H3O प्लस कार्बोक्सिलिक से भी ज्यादा एसिडिक होता है। तो मुझे बताओ यहां पर किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? COH की या H3O प्लस की? तो मैं कहूंगा H3O प्लस। डायरेक्शन को पूरा करें, बताएं यहां पर क्या होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब रिएक्शन इज नॉट फीजिबल, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरीके से हमने डायरेक्शन समझा एसिड बेस रिएक्शन की। इसके क्वेश्चन आप खूब सारे करेंगे। आप हमेशा ध्यान रखें, इसके क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप उन्हें प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? चलिए अपन शुरू करते हैं यहीं पर एक और अच्छा टॉपिक जिसका नाम है बेसिक स्ट्रेंथ। क्या नाम है बच्चों? बेसिक स्ट्रेंथ। आपको ध्यान होगा इंडक्टिव इफेक्ट में अपन बेसिक स्ट्रेंथ कैसे निकाल रहे थे, भूले तो नहीं हो भाई? तो रिएक्शन अब क्या पढ़ने आ रहे हैं हम? बेसिक स्ट्रेंथ। क्लियर है? बेसिक स्ट्रेंथ निकालने का सबसे सिंपल फंडा क्या है, पहले इस चीज को समझेंगे। अगर मेरे पास बेसिक स्ट्रेंथ मुझे कंपेयर करना है तो मुझे यह पता होना चाहिए कि एक बेस क्या काम करता है, एक बेस क्या क्या कर सकता है। अगर मुझे यह पता है तभी मैं बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब समझ सकता हूं। क्लियर है? और मैंने आपको एक बेस का मतलब बताया था बच्चों कि बेस का सिंपल सा मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। तो मैं यहां पर सबसे पहले लिखना चाहूंगा एक बेस का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट टेंडेंसी है। और दूसरी बात अगर मैं करूं तो बताएं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद क्या ये अपनी तरफ H प्लस को एक्सेप्ट करता है? तो मैं ये लिख सकता हूं H प्लस एक्सेप्टर। क्लियर है? क्या इन्हीं दो पॉइंट्स पे अपनी बेसिक स्ट्रेंथ क्लियरली पता चल जाएगी? क्या हमेशा आपको ये चीज हमेशा पता है? सिंपल सी बात है क्या? और मुझे बताएं बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट में अपन ने एक चीज और पढ़ी थी कि बेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इसको अगर प्रूफ करना चाहें तो आप प्रूफ कर सकते हैं। अगर मेरे पास यहां पर NH3 है और यहां मेरे पास H2O है, तो मुझे बताएं अगर ये N अपना लोन पेयर किसी H प्लस को देता है तो बताएं यहां पर क्या बनेगा? NH4 प्लस बनेगा। और ये जब किसी इलेक्ट्रॉन से H प्लस को अपनी तरफ लेता है तो यहां बनेगा H3O प्लस। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद स्टेबल क्वांटिटी कौन सी है? ये है। क्यों? क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव क्या होता है? परफेक्ट होता है। क्या समझ में आती है ये बातें? तो मुझे बताएं, यहां मैं कह सकता हूं कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? अच्छी होगी। क्लियर बात समझ में आती है? ये तब है जब हमारे पास अलग अलग फैमिली के ग्रुप गिवन होते हैं। तो पहला पॉइंट अपन ने ये सीख लिया, सेकंड पॉइंट अपन ने ये सीख लिया। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट बच्चों क्या होगा? थर्ड पॉइंट होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर हमारे पास होगी। ऑब्वियस ही बात है यार, पैसे देने हैं तो पैसे होने चाहिए, तभी तो पैसे दे पाओगे। अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं तो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाओगे। इसका मतलब अगर मेरे पास किसी बेस की बात की जाती है तो बेस का मतलब होता है जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना बेस्ट बेस होगा, उतना अच्छा बेस होगा। क्लियर बात आती है समझ में? अब मुझे बताएं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की अगर हम बात करें, मान लीजिए एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने। यहां पर मेनली एग्जांपल पूछा जाता है सेम फैमिली के लिए। जैसे किसी ने कहा फ्लोरीन माइनस है, क्लोरीन माइनस है, ब्रोमीन माइनस है और आयोडीन माइनस है। इनसे पूछा जाए कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, तो आप कह सकते हो कि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है बच्चों? यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो वहां पर साइज इंक्रीज होता है, और जब हम साइज की बात करें तो साइज छोटा है और चार्ज कंटेन है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पर ज्यादा होगी? जिसका साइज छोटा होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी अच्छी होगी? फ्लोरीन माइनस की, देन क्लोरीन माइनस की, देन ब्रोमीन माइनस की, देन आयोडीन माइनस की। तो इतना समझ में आया आपको कि कैसे कैसे बेसिक स्ट्रेंथ यहां पर पूछा जा सकता है। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहे हैं। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब है किसका ऑर्डर? केबी। और केबी और पी केबी में क्या अंतर होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। जैसे के ए है, के ए का मतलब के एसिडिक स्ट्रेंथ, के बी का मतलब के बेसिक स्ट्रेंथ, बी फॉर बेसिक स्ट्रेंथ। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, अगर क्वेश्चन नंबर 1 में आप ध्यान दो, अगर मान लो मेरे पास किसी ने कहा कि मुझे बताइए ये NH2 है और एक जगह यहां NH2। अब आप मेसोमेरिक को समझे बच्चों, क्योंकि तभी समझ में आएगा कि केबी का ऑर्डर कैसे निकालेंगे। ये 1 है और ये 2 है। किसी ने कहा कि सर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताएं इनमें, तो आप कैसे सोचोगे? पहले उस चीज को समझो। सोचने का तरीका क्या होता है उस चीज को समझना है बच्चों, तभी हम बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हमने एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर किया था तो हमने क्या सोचा था, कैसी थीम बनाई थी? क्या थीम बनाई थी? H प्लस को डोनेट करने की टेंडेंसी, H प्लस को रिमूव करने की टेंडेंसी। मुझे बताओ H प्लस जितनी जल्दी रिमूव होगा ये डिपेंड किस पे कर रहा था? उस पर लगने वाले नेगेटिव पे। जितना ज्यादा स्टेबल नेगेटिव होगा वो खुद कहेगा भाई H प्लस जल्दी तू निकल जा। लेकिन अगर बेस की बात करें तो बेस का सिंपल सा मतलब क्या हुआ बच्चों? बेस का सिंपल सा मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सिंपल बात है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी खूब बेस्ट होगी तो हमें पता है कि वहां बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? अच्छी होगी। अब मुझे बताओ यार,
क्या पहले वाले कंपाउंड में n का लोन पेयर डीलोकलाइज कर रहा है और सेकंड वाले में n का लोन पेयर जैसा है वैसा ही बना हुआ है? तो मुझे बताओ, जब ये लोन पेयर अपने आप को खर्च कर रहा है, अपने आप को डीलोकलाइजेशन में व्यस्त कर रहा है, अपने आप को खाली कर रहा है, तो बताओ किसी दूसरे को देने में क्या दिक्कत होगी? बिल्कुल दिक्कत होगी। यार मुझे बताओ, अगर मेरे पास पैसे हैं, मेरे से किसी दोस्त ने पैसे मांगे, ऑब्वियस सी बात है मैं पैसे दूंगा। लेकिन अगर मेरे घर में खर्चे बहुत ज्यादा हैं, अगर मेरे घर में खर्चे बहुत ज्यादा हैं, तो क्या मैं उसे पैसे डोनेट कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। मैं उसे पैसे तब दे सकता हूं जब मेरे खुद के खर्चे क्या हो? कम हो। वैसा ही है ये बेसिक स्ट्रेंथ। अगर मान लीजिए ये लोन पेयर में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो क्या ये दूसरे को देने में दिक्कत करेगा? दूसरे को देने की टेंडेंसी इसकी कम होगी, और जब कम होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका लोन पेयर क्या है बच्चों? लोकलाइज्ड है। और लोकलाइज्ड का मतलब क्या होता है? इसका लोन पेयर जैसा है वैसा बना हुआ है, ये इजीली किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो बताएं यहां पर लोन पेयर क्या कर रहा है? डीलोकलाइज्ड कर रहा है, और यहां पर लोकलाइज्ड है। और मुझे बताओ, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जल्दी किसी को इलेक्ट्रॉन डोल सकता है क्योंकि वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो केबी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 इज ग्रेटर देन 1। चीजों को समझो, ये मत देखो कि यार वहां पर रेजोनेंस हो रहा है तो अच्छी बात है। अरे यार रेजोनेंस हो रहा है, वो क्वांटिटी कुछ और है, यहां बात हम कुछ और कर रहे हैं। तो कैसे हम बता सकते हैं कि यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ रेजोनेंस की अच्छी होगी? नहीं, क्योंकि हमें पता है बेस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी तभी अच्छी होगी जब इलेक्ट्रॉन पेयर खूब सारे बने बैठे हों। क्लियर? तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यहां पर मान लीजिए ये नाइट्रोजन है, आपको मैंने एक चीज हमेशा बता रखी है, बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब क्या होगा बच्चों? जैसे मान लीजिए मेरे पास यहां पर अगर मुझे R सिंगल बॉन्ड NH2 दिया जाए, R डबल बॉन्ड NH दिया जाए, या R ट्रिपल बॉन्ड N दिया जाए, मुझे अगर पूछा जाए कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, तो मैं कैसे सोचूंगा? क्या मुझे पता है N का लोन पेयर यहां भी है, N का लोन पेयर यहां भी है, और N का लोन पेयर यहां भी है, और तीनों के तीनों N के लोन पेयर क्या है? लोकलाइज्ड है। अब कहीं पर इलेक्ट्रॉन पेयर लोकलाइज्ड है और कहीं डीलोकलाइज्ड है, क्या ऐसा केस है? नहीं, सब जगह क्या है? लोकलाइज्ड है, सब जगह बैठे हुए हैं। मान लीजिए 3 दोस्त हैं, तीनों दोस्तों के पास पैसे हैं, कहीं खर्च नहीं हो रहे हैं, लेकिन अगर एक ज्यादा कंजूस होगा तो वो पैसे नहीं देगा, एक दिलदार होगा तो वो पैसे दे देगा। अब दिलदार और पैसे देने का मतलब क्या हुआ? ध्यान देना, अगर मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो मुझे बताओ, क्या मैं सिंपल बता सकता हूं कि यहां पर ऑर्डर आएगा 1 2 3? क्योंकि ये है sp3, ये है sp2 और ये है sp, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर होता है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है sp, sp2 और sp3। क्या क्लियर बात समझ में आती है? तो बच्चों यहां पर बात हम कर रहे थे कि जैसे हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यहां पर मेनली हमें क्या देखना होता है? अगर हम इस पॉइंट को ध्यान से देखें तो बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करो तो मुझे बताओ, sp है, sp2 है और sp3 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? क्या मुझे ये पता है? मैंने ये जीओसी में पहले भी पढ़ रखा है। क्या क्लियर बात है? तो मुझे बच्चों ये बताएं कि फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में क्या मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर पे मैं आंसर कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं बच्चों। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर पे आंसर आएगा 1 2 3। क्या क्लियर बात समझ में आ गई? इसे हम दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं। कैसे?
अगर ये n का लोन पेयर मान लीजिए किसी को H+ देता है, तो मुझे बताएं यहां क्या बन के आएगा, RNH3+। यहां की अगर हम बात करें तो क्या बनकर आएगा, R डबल बॉन्ड NH2+। और यहां अगर हम बात करें तो यहां क्या बन के आएगा, R ट्रिपल बॉन्ड NH+। इसका मतलब बच्चों सबसे स्टेबल क्वांटिटी अभी भी कौन है, 1 है। क्यों? क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव क्या होता है, स्टेबल होता है। तो आपको इतना प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। आपको जनरली क्या देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और उसके बेसिस पे क्या करना है, आंसर दे देना है। अब मुझे ये बताओ बच्चों, सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 2, अगर इसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन को हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या हो रहा है, क्या यहां पर n का लोन पेयर लोकलाइज्ड है, यहां पर भी n का लोन पेयर लोकलाइज्ड है, और यहां पर भी n का लोन पेयर क्या है बच्चों, लोकलाइज्ड है। यार ये लोकलाइज्ड का मतलब क्या होता है, लोकलाइज्ड का मतलब होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, उसे हम कहते हैं लोकलाइज्ड। बात करें तो बताओ, यहां पर है sp3, यहां पर है sp3 और यहां है sp2। इसका मतलब मुझे क्लियरली पता लगा कि यहां sp3 जो होंगे बच्चों वो सबसे पहले आएंगे और sp2 बाद में आएगा, जैसे अपन ने यहां किया। क्लियर? तो मुझे बताओ सबसे पहले कौन आएगा, 1 या 2? अब 1 में देखो तो कार्बन 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 है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। 2 में जो ये ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करेगा, खींचना चाहेगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी में क्या आएगा, फर्क आएगा। इसका मतलब बताएं बच्चों, KB का ऑर्डर 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3। 3 सबसे पीछे क्यों आया, क्योंकि बच्चों ये sp2 था। अब ध्यान रखना बच्चों, कभी भी डबल बॉन्डेड से नाइट्रोजन कार्ब जुड़ा हो तो वो उसका लोन पेयर कभी भी डीलोकलाइज नहीं करता, वो हमेशा लोकलाइज्ड रहता है। तो चलिए और एग्जांपल करते हैं, और एग्जांपल को समझते हैं यहां पर कि कैसे हमने यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर को लिखा। क्लियर है? चलिए तो इस तरीके से हमें पता लगा कि बेसिक स्ट्रेंथ में जो मेन पॉइंट्स थे वो अपन ने देख लिए। मेन पॉइंट्स के थ्रू जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी अपन ने देख लिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर एक और फिर करते हैं, जिससे हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए यहां पर एक ये ग्रुप है, दूसरा ये ग्रुप है, और तीसरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये, आपको बताना है ऑर्डर ऑफ केबी। क्या बताना है आपको, ऑर्डर ऑफ केबी। और ध्यान रखें काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, इसे सोचें, पहले चीजों को हमेशा ऑब्जर्व करना सीखें कि चीजें यहां पर क्या डिफरेंशिएट कर रही हैं, क्या पूछी जा रही हैं। इन चीजों को अगर आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं तब आप बेसिक स्ट्रेंथ निकालने में क्या होंगे, बहुत अच्छे से वहां पर बेसिक स्ट्रेंथ आप निकाल सकते हैं। क्लियर बात समझ में आती है? मुझे बताओ, अगर मैं यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या देखोगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं, आप उस तरीके को बहुत ध्यान दें। सबसे पहला तरीका होता है आप हमेशा नाइट्रोजन के लोन पेयर को ऑब्जर्व करें, क्या वो डीलोकलाइज्ड है या लोकलाइज्ड है, मतलब क्या वो रेजोनेंस कर रहा है या रेजोनेंस नहीं कर रहा है। अगर वो रेजोनेंस नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो किसी को भी इलेक्ट्रॉन देने में क्या होगा, सक्षम होगा, वो किसी को भी इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। लेकिन बच्चों अगर कहीं इलेक्ट्रॉन पेयर डीलोकलाइज कर रहे हैं, मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो किसी और को देने में क्या होंगे, अच्छे नहीं होंगे। इसका मतलब उनकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमें यह अगर ध्यान रखना है कि बेसिक स्ट्रेंथ के लिए n का लोन पेयर क्या होना चाहिए, लोकलाइज्ड होना चाहिए। अगर डीलोकलाइज्ड है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। तो मुझे बताएं बच्चों, अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, क्योंकि अल्टरनेट चीजें नहीं है। क्या आपको दिख रहा है? इसका मतलब यहां पर क्या है, लोकलाइज्ड है, कोई रेजोनेंस नहीं है। यहां क्या है बच्चों, रेजोनेंस पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका मतलब यहां क्या है, डीलोकलाइज्ड है। और यहां पर मैंने आपको बताया कभी भी sp2 से कनेक्टेड कार्बन लगा हो
नाइट्रोजन तो वो हमेशा क्या करता है, लोकलाइज होता है, उसका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि लोन पेयर इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स उसके प्लेन में होते हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर में क्या होता है, रिपल्शन होता है। उस रिपल्शन को कम करने के लिए ये लोन पेयर इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, प्लेन में नहीं होता। अब जब प्लेन के परपेंडिकुलर है तो कभी भी वो क्या रेजोनेंस करेगा नहीं, क्योंकि रेजोनेंस हमेशा कहां होता है, प्लेनर चीजों में होता है। तो मुझे बताएं क्या यहां पर 1 और 3 पहले आएंगे और 2 बाद में आएगा? इसका मतलब केबी का ऑर्डर अगर हम देखें तो 1 और 3 में पहले कौन आएगा? क्या ये sp3 है और बच्चों ये sp2 है? तो बताओ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका मतलब 1 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 2। क्या समझ में आ गया? चलिए एक क्वेश्चन आप करें, क्योंकि आपको भी आइडिया होना चाहिए कि क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस कर कैसे रहे। क्लियर? चलिए फटाफट करें बच्चों। मान लीजिए कुछ इस तरीके से मेरे पास एटम कनेक्टेड है, ठीक है। अब आपको कंपेयर करना है बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले बेसिक चीजों का आप ध्यान क्या रखोगे कि बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी कब अच्छी होगी? खुद से सोचें। अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाह रहा है, इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम कब होगी? जब उसके सारे लोन पेयर, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर उसके पास हो, कोई विड्रॉइंग टेंडेंसी ना हो, कोई किसी तरीके का कोई रिपल्शन फैक्टर ना हो, किसी तरीके का कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर ना हो। इसका मतलब अगर मुझे कंपेयर करना है 1, 2, 3 में, तो मैं बेसिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करूंगा, इस चीज को आप ध्यान से देखें। मुझे बताएं कंपाउंड 1 में, 2 में और 3 में क्या सब जगह लोन पेयर डीलोकलाइज हो रहा है? डीलोकलाइज का मतलब क्या होता है बच्चों? रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन करने को हम कहते हैं डीलोकलाइज, और रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन नहीं होता उसको हम बोलते हैं लोकलाइज। क्लियर होती बात? क्वेश्चन नंबर 1 में देखें आप, तो बताएं यहां पर भी डीलोकलाइज है, यहां पर भी डीलोकलाइज है और यहां पर भी डीलोकलाइज है। लेकिन इन तीनों में कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो इनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जो इनको अलग बना रहे हैं। हमें उन्हीं फैक्टर्स को क्या करना है, ध्यान देना है। अब मुझे बताओ क्या पहले वाले कंपाउंड में किसी भी एटम का कोई इन्वॉल्वमेंट है इस कंपाउंड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में? बिल्कुल नहीं है, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ऑप्शन 2 में भी देखें, तो ऑप्शन 2 में जो ये मैथिल ग्रुप लगा हुआ है, क्या इसकी पोजीशन पैरा पोजीशन है? और मैंने आपको बताया था पैरा पोजीशन पे हमेशा रेजोनेंस फैक्टर लगता है, और ये अपना मैक्सिमम रेजोनेंस फैक्टर क्या दे सकता है? हाइपर कॉन्जुगेशन, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ऑब्वियसली बात है यार, अगर कोई डोनेटिंग टेंडेंसी है तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 में, तो क्या यहां पर क्लोरीन, मैंने आपको हमेशा बताया है हैलाइड ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा होती है जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ ये माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। और माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी। तो मुझे बताएं ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के पास मैक्सिमम किस में होगी? जिसमें डोनेटिंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं ऑप्शन नंबर 2 इज मोर बेसिक देन ऑप्शन नंबर 1 एंड देन ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरीके से बेसिक स्ट्रेंथ निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए। कभी भी आपको हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं करना है, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं क्वेश्चंस में ऑप्शन को पहले देखते हैं, क्वेश्चन बाद में देखते हैं, और यहीं पर वहीं गलती वो शुरू करते हैं। गलती की स्टार्टिंग वहीं से होती है। पहले आप चीजों को समझो, उनके की पॉइंट्स को समझो। अगर आप उनके की पॉइंट्स को अच्छे से समझते हो तभी आप उन्हें ऑब्जर्व कर पाओगे, तभी आप उन्हें वहां पर रख पाओगे। क्लियर है? तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं और उस और क्वेश्चन से अपन कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करते हैं। मान लीजिए यहां पर मेरे पास NH2 है, कुछ इस तरीके से लगा दिया मैंने। सेकंड ऑप्शन में मैंने NH2 को क्या किया? डबल बॉन्डेड से कनेक्टेड कर दिया। और थर्ड में मैंने क्या किया बच्चों? इस NH2 ग्रुप को मैंने इस डबल बॉन्ड O से कनेक्टेड कर दिया। बहुत ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या मुझे बेसिक स्ट्रेंथ पूछी आ रही है? फिर से वही बात रिपीट करना चाहूंगा। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी मैक्सिमम होगी उतनी ही डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होगी? अच्छी होगी। अगर मेरे पास पैसे हैं ही नहीं तो मैं पैसे दे पाऊंगा क्या? नहीं दे पाऊंगा। अगर मुझे पैसे देने हैं तो मेरे पास पैसे होने चाहिए। यही कॉन्सेप्ट है बेसिक स्ट्रेंथ का। मुझे बताएं फर्स्ट ऑप्शन में, क्या फर्स्ट ऑप्शन में सबसे पहले लोन पेयर को ऑब्जर्व करें तो क्या लोन पेयर यहां डीलोकलाइज हो रहा है? अब जब लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है
तो वो किसी दूसरे को देने में क्या टेंडेंसी उसकी अच्छी होगी या बेकार होगी? खुद सोचे, बेकार होगी। ऑब्वियस सी बात है यार, उसके लोन पे सारे के सारे क्या हो गए? खर्च हो गए। सारे के सारे खर्च हो गए तो किसी दूसरे को देने में क्या होगी? दिक्कत होगी। सेकंड ऑप्शन में देखें तो सेकंड ऑप्शन में इसका लोन पेयर क्या है? लोकलाइज्ड है, कहीं पर भी कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, और रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकता है? वो डोनेट कर सकता है। इसका मतलब इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली पहले वाले से क्या होगी? ज्यादा अच्छी होगी। अब बात करते हैं बच्चों थर्ड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन में अगर बात करें तो लोन पेयर की टेंडेंसी देखो तो इसका भी रेजोनेंस हो रहा है। अब यार क्वेश्चन फंस गया कि सर पहले में भी रेजोनेंस हो रहा है और थर्ड में भी रेजोनेंस हो रहा है। अब हम कैसे समझे कि पहला ज्यादा अच्छा बेस होगा या तीसरा अच्छा बेस होगा? तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो लोन पेयर को रेजोनेंस के थ्रू विथड्रॉइंग टेंडेंसी कौन शो कर रहा है? सी डबल बॉन्ड सी। और यहां कौन कर रहा है? सी डबल बॉन्ड ओ। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसकी विथड्रॉइंग टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। और जितनी विथड्रॉइंग टेंडेंसी ज्यादा होगी लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने में सबसे बड़ा हाथ किसका होगा? सी डबल बॉन्ड ओ का होगा। इसका मतलब मैं क्लियरली लिख सकता हूं केबी का ऑर्डर कि सर सबसे अच्छा बेस होगा सेकंड, वन और थर्ड में सी डबल बॉन्ड ओ ज्यादा विथड्रॉइंग टेंडेंसी शो करेगा, सी डबल बॉन्ड सी कम विथड्रॉइंग टेंडेंसी शो करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट। तो बताओ यहां पर 2 के बाद क्या आएगा? 1, और 1 के बाद क्या आएगा बच्चों? 3। तो इस तरीके से हमने यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ को बहुत अच्छे से सीख लिया। ठीक है, तो नोट कर ले इसे। अपन और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं यहां पर। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं यहां पर, और उस लास्ट क्वेश्चन को कर कर अपन इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हैं। मान लीजिए एक मेरे पास ऐसा ही कुछ फैक्टर है। लेट सपोज मैंने ग्रुप लिया और यहां पर मैंने NO2 ग्रुप लगा दिया बच्चों। इसी तरीके से मैंने फिर से ही एक ग्रुप लिया और यहां मैंने क्या लगा दिया? मैथिल ग्रुप लगा दिया। इसी तरीके से मैंने एक और एग्जांपल लिया और यहां पर बच्चों मैंने क्या किया? मैथिल ग्रुप मैंने ऑर्थो पे भी लगा दिया और पैरा पे भी लगा दिया। अब आप ध्यान दो, इन तीनों फैक्टर को ध्यान दो। तो मुझे बताओ ओवरऑल अपने दिमाग में क्या चलना चाहिए? अपने दिमाग में सिंपल सी एक बात रहनी चाहिए कि मुझे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने हैं। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने हैं तो इलेक्ट्रॉन पेयर की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन पेयर की डेंसिटी मेरे पास बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब बताओ जो ये ग्रुप्स लगे हुए हैं इनका क्या फैक्टर लगेगा? क्या मुझे यही ऑब्जर्व करना है? क्यों? क्योंकि लोन पेयर तो तीनों के तीनों में क्या है बच्चों? डीलोकलाइज है। इसका मतलब ये फैक्टर तीनों में क्या होगा? इक्वल होगा। समझ में आती है बात? तो बताओ जो क्वालिटी मेरे पास ग्रुप्स चेंज करने पे हो रही है, इसका मतलब आंसर कौन डिपेंड करेगा? किस पे डिपेंड करेगा आंसर? लगे हुए ग्रुप्स पे डिपेंड करेगा। बताओ मुझे फर्स्ट ऑप्शन में ये NO2 ग्रुप पैरा पोजीशन पे है, क्या ये -M शो करेगा? बहुत अच्छे से सीख सकते हैं अपन यहां पर। मैथिल ग्रुप हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा और यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव दोनों लगेगा बच्चों। क्यों? क्योंकि कभी भी मेटा ग्रुप पे रेजोनेंस फैक्टर नहीं लगता है। रेजोनेंस फैक्टर हमेशा कहां लगता है? ऑर्थो और पैरा पे। अब मुझे बताओ कंपेयर करने पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ा रहा है? क्या मैं कह सकता हूं थर्ड सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है? देन सेकेंड एंड देन फर्स्ट। दिस इज योर केबी। केबी मतलब बेसिक स्ट्रेंथ। अगर आपसे कोई पीके भी पूछे तो आपको पता है पीके का मतलब क्या होता है? पीके आदमी होता है उल्टा। इसका मतलब ऑर्डर को क्या करना है? जस्ट रिवर्स कर देना है। तो चलो बहुत अच्छे से अपन ने बेसिक स्ट्रेंथ सीखा, इसी तरीके से अपन आगे भी करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो बढ़िया से सीखो, बढ़िया से प्रैक्टिस करो। डीपीपीस टाइम टू टाइम सॉल्व जरूर करो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी मेहनत आप करोगे, उतना ही आपके लिए फायदा है। क्योंकि केवल वीडियोस देखने से कुछ नहीं होने वाला। आप चीजें आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे, लेकिन आप सॉल्व करते रहोगे तो आप भूलोगे नहीं बच्चों। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।